नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी मॉडल पेपर 19 नंबर पर बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं जो सीटेट का फर्स्ट पेपर या सीटेट का सेकंड पेपर की तैयारी हम सभी कर रहे हैं, जिसमें से बात करें बाल विकास के 30 प्रश्नों की श्रृंखला होती है जो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। दोस्त तो चलेंगे हम सभी प्रश्नों की श्रृंखला पर ज़्यादा ना लेट करते हुए दोस्त चलेंगे। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर और इसे ध्यानपूर्वक देखिए और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। करा बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। करा कौन सा इसमें से सही होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है। अगर बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, तो ऑप्शन में अगर विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। कर विकास कर आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। कर ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कर विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीकता से मापा जा सकता है। दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा, कौन सा इसमें से कथन पूरी तरीके से सही है, कौन सा इसमें से कथन पूरी तरीके से राइट है। तो दोस्त कारा के अगर हम बात करें ऑप्शन संख्या डी पर, अगर विकास पूर्णतः संख्यात्मक, तो आप जानते हैं जो विकास की बात करते हैं वह संख्यात्मक नहीं होता है। क्या है वह संख्यात्मक नहीं होता दोस्तों, इसे हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यह एक अमूर्त प्रक्रिया है, गलत हो जाएगा। अगर ऐसे क्षेत्र विकास का जो अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप सभी ने विकास के अंतर संबंध का सिद्धांत पढ़ा होगा। विकास के अंतर संबंध के सिद्धांत की अगर हम चर्चा करें तो उसमें सीधा लिखा गया है कि दोस्त विकास के अगर हम अंतर संबंध की बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है विकास जो होता है वह एक दूसरे पर डिपेंड है। मतलब अगर एक शारीरिक विकास दिक्कत होगा तो मानसिक विकास भी दिक्कत में जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रभावित करता प्रभाव पड़ता है, यह भी क्या है गलत लिखा गया है। विकास आनुवांशिकता और वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होता दोस्तों, एकदम होता उसी का परिणाम होता है, गलत लिखा गया है। विकास क्या होता है शरीर के केंद्र से केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, जिसे हम जानते हैं अधोगामी का सिद्धांत। क्या कहते हैं अधोगामी का सिद्धांत बोलते हैं, अधोगामी का सिद्धांत बोलते हैं। और राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। केवल आनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से, ना आनुवांशिकता से ना पर्यावरण से। दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए, आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर हो सकता है। तो दोस्तों अगर भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम चर्चा करते हैं तो भाषा अगर बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है, तो करा केवल आनुवांशिकता से। तो भैया केवल आनुवांशिकता से नहीं, उससे साथ साथ पर्यावरण से भी होता है, गलत बनेगा। केवल पर्यावरण से गलत है, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। और राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। डी में करा ना आनुवांशिकता से और ना ही पर्यावरण से, तो अपने आप से या गलत है, तो दोनों से प्रभावित होता है या अपने आप से क्या, डी ऑप्शन नहीं बनेगा साथी। तो यह सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट और आप सभी के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त, प्रश्न संख्या थर्ड नंबर के लिए आप देखेंगे एक प्रगतिशील कक्षा में कैसा होता है। ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है। करा केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है। करा अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है। करा अंक उन्मुख होता है। करा अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। दोस्तों एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की अगर हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव क्लासरूम सक्रियता पर जोर देता है और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति भिन्नता बच्चों में है, जो व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों में है, उस पर उसका रिस्पेक्ट करता है, उसका सम्मान करता है। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा होगा वही हमारा राइट होगा। करें एक प्रगतिशील कक्षा में करें केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता दी जाती है। तो प्रगतिशील क्लासरूम की बात करें केवल मूक केवल मूक को हम प्राथमिकता नहीं देंगे, सभी को प्राथमिकता देते हैं। यह बात आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। कर अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत जो है भिन्नताओं का सम्मान करते हैं, बी ऑप्शन सही है। अंक उन्मुख की बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों अंक के लिए हम सभी नंबर ओरिएंटेड की बात नहीं करते प्रगतिशील क्लासरूम में। कर व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है, तो दोस्तों व्यवहारवादियों पर नहीं होता, क्योंकि प्रगतिशील की बात करें संरचनावादियों पर होता है। यह भी बात
अपने आप से गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है दोस्त, वह रिस्पेक्टेड से, जो रिस्पेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स, मतलब कहीं ना कहीं अध्ययनकर्ताओं की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उसका सम्मान करता है। आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 3 के लिए जो राइट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्त, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सॉरी बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की, तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? क्या प्रथा पूर्व चरण को, क्या अमूर्त संक्रियात्मक चरण को, प्रथागत चरण को, या उत्तर प्रथागत को? तो दोस्तों आप जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसका है, वह जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे यहाँ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे आपके ऑप्शन है जो फर्स्ट बनेगा या फिर आपका जो सी या डी, तो हमको बी ऑप्शन तो अपने आप से हट गया। अब हम चर्चा कर लेते हैं किस पे, कह कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है उसमें सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना है। तो कहीं ना कहीं क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, प्रथापूर्व बनेगा। क्योंकि प्रथापूर्व में क्या होता है, इसमें आपके कानून नियम जो कानून होते हैं वह बाहर से आते हैं। तो आपका इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों, सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। तो सजा से बचने के लिए नियम पालन कर रहा है, इस तरह से दंड और आज्ञा पर निर्णय ले रहा। तो कह रहा सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, मतलब उसको डर है अगर हम नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमें सजा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वह डर और सजा के आधार पर, आज्ञा और दंड के आधार पर निर्णय ले रहा है। राइट आंसर क्या बनेगा, प्रथापूर्व बनेगा, ए ऑप्शन। अच्छा, प्रथागत में तब होता है जहां पर आप परंपरा के हिसाब से चलते हैं, तो सजा की यहाँ कोई बात नहीं होती, नियम पर ही चलता। या सी ऑप्शन गलत होगा, डी ऑप्शन अपने आप से ही गलत है, क्योंकि इसमें परंपरा से ऊपर उठ के बात की जाती है। तो 4th नंबर की अगर हम चर्चा करेंगे तो राइट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 5th नंबर के लिए, अध्ययन प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को किसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए? करा कि जिसमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, या करा जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, कर जो विभिन्न संकल्पनों के बीच संबंध खोजने के महत्व दे, कर जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा रूपी संस्कृति को पैदा करे। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है? बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5th नंबर के लिए क्या आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? 5th नंबर के लिए दोस्त बताएंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर बन सकता है। दोस्तों इसमें से अगर हम चर्चा करते हैं कैसे आपका ऑप्शन इसमें चेक करना है, कह रहा कि जिसमें संकल्पों का प्रगतिशील जटिलता से सरलता की ओर हो। तो कह रहा कि जटिलता से सरलता की ओर हो, तो ऐसा कुछ प्रगतिकरण कर रहा है सरलता से जटिलता की तरफ हो। तो दोस्तों इसमें से कौन सा राइट आंसर बन सकता है? तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या बी बनेगा, क्योंकि अपसारी चिंतन की बात कर रहा है। अध्ययन प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए अध्यापिका को इस्तेमाल करना चाहिए जो अपसारी चिंतन को क्या दे, प्राथमिकता दे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। और इसमें क्या करें, जिसमें संकल्पनों का क्या है, संकल्पों का प्रगति से जटिलता से सरलता की ओर, ऐसी बात नहीं दोस्तों, वे विभिन्न संकल्पनों के बीच संबंध खोजने की महत्व दें। तो दोस्तों यह आपका बनेगा, क्या बनेगा? आपका ऑप्शन संख्या बी बनेगा साथी। क्या दोस्त बनेगा? ऑप्शन संख्या आपका बी, ऑप्शन संख्या जी आपका जो बनेगा, सुसाध्य करने के लिए क्या महत्व देना चाहिए जी। तो क्या आपका इसमें अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, यह बनेगा जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता देगा, तो सही तो है। लेकिन दोस्त यहां पर अगर हम बात करें जटिलता से सरलता होगा नहीं, क्योंकि जटिलता से सरलता उल्टा लिखा गया है, तो या तो बनेगा नहीं जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता देती, या तो यह भी होना चाहिए जो विभिन्न संकल्पनों के बीच संबंध स्थापित करे, या भी बी और सी दोनों बनना चाहिए दोस्त। इसमें जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, यह भी सही है कि अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्राथमिकता देगा। सही, अध्ययन प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए अध्यापिका को इस्तेमाल करना चाहिए, बी और सी दोनों। और डी में करा कि उनके बीच प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा अपने आप से क्या है, गलत होगा। तो या तो आपका डी गलत हो जाएगा, राइट आंसर बी और सी दोनों बनना चाहिए दोस्त, दोनों बनना चाहिए, क्योंकि जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता देगा और जो उनके संकल्पनों के बीच के संबंध को खोजने के लिए महत्व दे, यह भी बनेगा। और ठीक है, तो एक तरीके से आप कर दें, आप कह सकते हैं, क्योंकि खोजने की बात कर रहा है तो उसी में इंक्लूड हो सकता है बी ऑप्शन में, इसीलिए ऑप्शन संख्या सी ज्यादा प्राथमिकता में आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, करीब औपचारिक चिंतन को प्राथमिकता देने के बाद यहाँ का जो विभिन्न संकल्पनों के बीच संबंध खोजने को संबंध दे,
तो जो महत्व दे, तो कहीं ना कहीं बी और सी दोनों बनेगा दोस्तों, एकदम आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 6 नंबर के लिए। लेवाइगोस्की के अनुसार लेवाइगोस्की के सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। लेवाइगोस्की का जो सिद्धांत है मुख्यतः क्या व्याख्या करता है? आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव हो, या करा कि संज्ञान विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, या फिर करा समाजीकरण के जीव परिस्थितिकीय मॉडल को, या अफ्वेडा पर आरोपण प्रतिरूप को प्रभाव को। तो दोस्त इसमें से लेवाइगोस्की का जो सिद्धांत है, जो सोशियो कल्चर थ्योरी उनका था, वह इसमें से क्या राइट आंसर होगा? बेहतरीन प्रश्न, और इसके लिए दोस्त बताएंगे आपका क्या राइट आंसर बन सकता है। बेहतरीन प्रश्न, और इसके लिए दोस्त बताएं आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, उनका मतलब योगदान नहीं था। लेवाइगोस्की का कभी आनुवंशिकता पर बात नहीं करते थे। तो करा कि आपका ए नहीं होगा। करा संज्ञान विकास को सांस्कृतिक उपकरणों को योगदान, एकदम सही है। संज्ञान विकास के लिए सांस्कृतिक उपकरण उनके लिए ही जो सांस्कृतिक उपकरण की बात करें, एक तरीके से जो कल्चरल टूल्स की बात वही तो करते थे, कल्चरल जो टूल्स की बात वही करते थे सांस्कृतिक उपकरण की। समाजीकरण के जीव परिस्थितिकीय मॉडल को इस तरीके से कुछ नहीं, न सी बनेगा न डी बनेगा। वह जो भी महत्व देते थे वह सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते थे, और वो भी कहते थे संज्ञान विकास के लिए सांस्कृतिक उपकरण के योगदान को। तो 6 नंबर के लिए जो बनेगा ऑप्शन संख्या बी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 7 नंबर की बात करें। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है। क्या कर रहा है? क्रिकेट पर वार्तालाप करते समय अध्यापक कर रहा अधिकांशतः क्या अगर लड़कों से सवाल पूछ रहा है, और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? जेंडर सशक्तता का, या अगर जेंडर पक्षपात का, जेंडर प्रासंगिकता का, या जेंडर धमकी का। तो जेंडर धमकी तो होगा नहीं, जेंडर प्रासंगिकता का कोई मतलब नहीं, जेंडर सशक्तता की बात कर नहीं रहा, क्योंकि वह जो अधिकतर क्या कर रहा है, लड़कों से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। उनको लग रहा है, उस टीचर को लग रहा है कि भाई साहब क्रिकेट के बारे में सिर्फ लड़के जानते हैं, लड़कियां नहीं जानती हैं। तो वो तो सिर्फ इसका मतलब जेंडर पक्षपात कर रहा है, इसलिए उसको लग रहा है कि भाई साहब लड़कियां नहीं जानती हैं क्रिकेट के बारे में, तभी तो ऐसा कुछ कर रहा है। जेंडर बायस आपका राइट आंसर बनेगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 8 नंबर के लिए। बाल केंद्रित कक्षा में अध्यापिका को किसको महत्व देती है? बाल केंद्रित कक्षा में अध्यापिका किसको महत्व देगी? कारण निरंतर विषय वस्तुनिष्ठ रूप परीक्षाओं पर, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं पर कभी नहीं होगा दोस्तों, या परीक्षाओं पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान के सक्रिय संरचना पर एकदम आपका सही बनेगा, बी ऑप्शन। किसी भी तरह से पाठ्यक्रम को समापन पर, भाई साहब जबरदस्ती आप किसी बाल केंद्रित क्लासरूम में ऐसा होता है किसी तरह सिलेबस को एंड कर दो, चाहे बच्चे को समझ में आए या फिर ना आए, तो ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, आपको जबरदस्ती से नहीं सिलेबस एंड कर से क्या मिलेगा जब बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। तो या तो आपका सी ऑप्शन भी अपने आप से बिगड़ेगा, और दंड आधारित और कठोर अनुशासन की बात प्रगतिशील या बाल केंद्रित क्लासरूम या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन नहीं करता है, क्योंकि इसमें बालक को महत्व दी जाती है, बालक के अनुसार सारी चीजें होंगी। तो ज्ञान की सक्रिय संरचना आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? कौन सा प्राथमिक कारक है ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो कहा पुस्तकें और पत्रिकाएं, निकटस्थ जो परिवार है, माता पिता का कार्यस्थल है, या अस्पताल के कर्मचारी। तो अस्पताल के कर्मचारी से क्या यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। माता पिता का कार्यस्थल जो द्वितीयक में आ जाएगा, पाठ पुस्तकें भी द्वितीयक में आएंगे, और निकटस्थ जो परिवार होंगे उसमें दादा दादी हो गए, ठीक है, तो तमाम लोग उसमें आ सकते हैं दोस्त, और इसीलिए 9th का जो बनेगा वह आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 10 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह का रहा है? उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अनुरूप है। जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, 11 से ऊपर। तो दोस्तों आपका मूर्त की बात कर रहा है, कंक्रीट ऑपरेशनल की बात कर रहा है, तो 7 से 11 मैंने आपको कई बार बताए हैं कि सर जी जो आपका जन्म से 2 वर्ष क्या होता है, संवेदी पेशी होता है। क्या होता है दोस्तों? वह संवेदी पेशी होता है, ध्यान देंगे, संवेदी पेशी होता है। और 2 से 7 की बात करें, मैंने आपको कई बार बताया कि सर जी वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। सी की बात करें तो इसमें 7 से 11 लिखा है, तो इसे बोलेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल। और 11 से ऊपर की बात करें जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल या
ऑब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर आपका करेक्ट बनेगा वह करेक्ट आपका हो जाएगा मित्र, वह आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या सी बनेगा। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? सी ऑप्शन। 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे साथी, प्रश्न संख्या 11 नंबर के लिए करें कि आप एक अध्यापक हैं। आप एक क्या हैं? आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन खोजने योजना करेंगे जो कैसा हो। क्या है? आप एक अध्यापक हैं, आप एक टीचर हैं जो विश्वास करता है क्या कि विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं। सही है, ऐसा बच्चे सीखता है। तो आप अपनी क्लास में करें कि ऐसी आकलन योजना करेंगे। कैसा आकलन योजना आप उस पर लागू करेंगे? कौन सा आकलन योजना को आप लागू करने का प्रयास करेंगे? करें जब सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, करें केवल वस्तुनिष्ठ पृष्ठों पर सम्मिलित है को सम्मिलित करे, करें बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो या आकलन के अलग अलग तरीके पर आधारित हो। तो दोस्तों आप किस प्रकार के आकलन की योजना खोजेंगे प्रश्न संख्या 11 नंबर के लिए? 11 नंबर के लिए आपसे पूछ रहा है कि क्या इसमें से राइट आंसर आपका बन सकता है। दोस्तों आप जानते हैं सभी विद्यार्थियों के समान कैसे हो सकता है। देखिए आपको लग रहा है आप टीचर हैं, अलग अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं, यह भी आप जानते हैं, और कह रहे हैं कि सभी का एक ही तरीके से मूल्यांकन करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? क्योंकि व्यक्ति भिन्नता है और एक ही तरीका सभी के लिए नहीं हो सकता। कह केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से सम्मिलित करके उनका आकलन कर लेंगे, ऐसा भी नहीं। पर वे उन्हें सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, आप ऐसा मूल्यांकन करेंगे जो उनके सीखने से संबंधित नहीं होगा, तो फिर कैसे मूल्यांकन करेंगे? एकदम नहीं। आकलन के अलग अलग तरीके पर आधारित हो और राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या डी बनेगा। आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, इस प्रकार का आकलन मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से योजना बनाने की आप कोशिश रहेगी। 11 का डी ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पे अगर चलते हैं, लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने को प्रभावशाली तकनीकी है? तो दोस्तों पार का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, स्कैनफोल्डिंग। और स्कैनफोल्डिंग पार का मतलब किसने शब्द दिया है वो आप जानते हैं, वाइगोस्की महोदय दिए हैं। तो इसमें क्या पार का कोई कहीं अर्थ दिख रहा है? और पार का मैंने आपको बताया था जब आप शुरुआत में आपको सहायता दी जाती है। तो इसमें से क्या राइट होगा? समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना ना। गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, तो यह ऑप्शन तो गलत होगा। दंडित करना इसका मतलब पार का मतलब नहीं होता, संकेत होता है। समस्या को सुलझाने के दौरान अलग बच्चे की किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारा देना एकदम सही है। आपका राइट आंसर क्या होगा? जब बच्चा समस्या समाधान कर रहा हो, सुलझा रहा हो, बच्चा किसी बिंदु पर अटक जाता हो तो हम क्या पार देते हैं। तो प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप, तो ऐसा कुछ नहीं, हस्तक्षेप की बात नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन संख्या आपका क्या बनेगा? 12 नंबर की अगर चर्चा करते हैं दोस्त, 12 नंबर का आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे 13 नंबर पर, हम बात कर लेते हैं 13 नंबर पर। तो आपका क्या होगा दोस्त? इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर के लिए, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से पूरी तरीके से राइट होगा? बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। क्या बुद्धि परीक्षणों को केवल बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि परीक्षणों द्वारा मापा जा सकता है? नहीं साथी। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं को आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं है। भैया आनुवंशिकता की उसमें भूमिका है, वातावरण की भी है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन का अगर हम चर्चा करें, केवल कहा बुद्धि परिणामों का मापा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, गलत बनेगा। कौन सा सही या तो गलत होगा? आनुवंशिकता का कोई भूमिका नहीं, तो दोस्तों बुद्धि में बहुत आनुवंशिकता वातावरण दोनों की भूमिका है। करा कि एक क्षेत्र में कोई अगर उच्च बुद्धिलब्धि वाला व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में अच्छा कर लेगा तो दूसरे में भी अच्छा कर लेगा। कैसे कर सकता है? भाई जब बहुबुद्धि में आपको पता है कि वो बुद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं, तो आप अगर पढ़ने में अच्छे हैं, आप अच्छे कवि हैं, तो क्या आप अच्छा गायक भी हो सकते हैं? आप एक अच्छा जो है एक तरीके से अभिनेता या शारीरिक गति की बुद्धि वाले हो सकते हैं? तो नहीं साथी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यह भी गलत होगा। राइट आंसर क्या? ऑप्शन संख्या सी बनेगा। ऑप्शन संख्या सी।
मतलब बुद्धिमत्ता क्या है, विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, और राइट आंसर आपका डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 14 नंबर। कर एक घोड़े को देखकर 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। तो इतना बड़ा कुत्ता क्या देखी थी, एक घोड़े को देखकर कहा था कुत्ता है। जीन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। कर आत्मसातकरण या समावेशन का, या प्रतीकात्मकता का, या पदार्थ स्थायित्व का, या स्थगित अनुकरण का। दोस्तों कहीं ना कहीं वह पुरानी जानकारी उसके पास क्या है, कुत्ते को उसने देखा है। बच्ची ने किसको देखा है, कुत्ते को देखा है। तो कुत्ते को देखा तभी तो होगा, घोड़े को देखी और कहा कि अरे इतना बड़ा घोड़ा, इतना बड़ा कुत्ता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वह आत्मसातीकरण और समावेशन बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था आत्मसाती समावेशन में क्या होता है, पुरानी जानकारी को महत्व दिया जाता है। पुरानी जानकारी उसके पास क्या थी, कुत्ते को, पुरानी जानकारी को महत्व दिया जाता है, और कहीं ना कहीं पुरानी जानकारी को महत्व दिया जाता है इसमें। और राइट आंसर क्या बनेगा, आत्मसात समावेशन बनेगा। और इसमें बात करें अलग नहीं किया जाता, मतलब पुरानी जानकारी में नई जानकारी को मिला दी जाती है। तो ऐसा तो कर रही है, मतलब उसने कुत्ते को देखा और घोड़े को देखा, कहा इतना बड़ा कुत्ता। तो कहीं ना कहीं पुरानी जानकारी को भूलना नहीं चाह रही है, और राइट आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करेंगे, जिसे बोलते हैं एसिमुलेशन बोलते हैं, इंक्लूजन भी बोल सकते हैं दोस्तों, यह आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। 15 नंबर प्रश्न के लिए भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की की क्या सुझाते हैं। भाषा संज्ञान विकास को निर्देशित करती है, या भाषा संज्ञान विकास को निर्देशित करती है, या करा कि भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, या संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो दोस्तों संज्ञान भाषा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। इसका मतलब कहीं नहीं स्वतंत्र की बात नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से अंतःक्रिया है। मतलब एक तरीके से दोनों को अंतर संबंध है। तो कह रहा कि भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं, भाई बहुत संबंध है। कह रहा कि यहाँ पर संज्ञान विकास भाषा को निर्देशित करता, गलत है। तो भाषा क्या करता है, संज्ञान विकास को निर्देशित करता है, ऐसा लेव वाइगोस्की मानते थे। लेव वाइगोस्की कहते थे भाषा विचार से पहले है। भाषा क्या है, भाषा जो है विचार से पहले है, विचार से पहले है, ऐसा कौन कहते थे, लेव वाइगोस्की कहते थे। तो दोस्तों आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका ए बन जाएगा। 15 नंबर के लिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम चलेंगे प्रश्न संख्या 16 नंबर पर। कर कि बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। करा कि अन्वेषण को प्रोत्साहन करके, कर अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास और दोहरा कर, या फिर केवल अनुकरण करके। तो दोस्तों केवल अनुकरण द्वारा ऐसा जो सृजनात्मकता की बात आप अनुकरण करेंगे, अनुकरण किसी का कीजिए और सृजनात्मकता आप में आ जाएगी, कभी नहीं आ सकती। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, खुद से अन्वेषण नहीं करेंगे, खुद से खोजबीन नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर सृजनात्मकता जैसा विकास नहीं हो पाएगा। तो केवल अनुसरण करने से गलत, अगर आप अभ्यास और दोहराओ, आप दोहराते रहो, आपके अंदर सृजनात्मकता आ जाएगी, कोई नहीं। क्योंकि आप जब तक कुछ अलग नहीं करोगे तब तक सृजनात्मकता नहीं आने वाली। या तो गलत होगा अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, आप बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बात करते तो सही होता। अध्यापक करना है तो अध्यापक सब कुछ देखेगा, तो अन्वेषण को प्रोत्साहित देना आपको राइट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, अन्वेषण को प्रोत्साहन देकर के, अन्वेषण को क्या देकर, प्रोत्साहन देकर किया जा सकता है। यह तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए बनेगा, जो आप कह सकते हैं अन्वेषण को प्रोत्साहन देकर के। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का रखिए, गुणज वैफल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित होता है। दोस्त गुणज वैकल्य की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था गुणज वैकल्य में क्या होता है, जिसे बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। क्या बोलते हैं, डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। गुणज वैकल्य की बात करें तो इसमें गणना संबंधी दिक्कत होती है, गणना संबंधी दिक्कत होती है, गणना संबंधी विकार होता है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें से क्या बनेगा, गति विषयक अशक्तता। तो गति विषयक अशक्तता आपका डिस्प्रैक्सिया कराता है, तो या तो नहीं बनेगा। करा दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने की प्रभाविता, तो दूसरे के प्रेरक इरादा समझेगा तो बुद्धि अलग अलग हो जाएगा। तो आपका जिसे अंतर व्यक्ति बोल सकते हैं, संगीत की योग्यता से नहीं भैया, वो आपका गणितीय संकल्पनों के
लिए क्या कर सकता है, गणितीय संकल्पनों के अधिगम में कठिनता से। तो कहीं ना कहीं गणितीय रूप से उसे विकार होगा। जब डिस्कैलकुलिया होगा तो गणना संबंधी उसे दिक्कत होगा, और जब गणना संबंधी दिक्कत होगा तो इसे बोलते हैं डिस्कैलकुलिया, और आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या डी। 17 का दोस्त ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। 17 का क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 18 नंबर के लिए। कला शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है कि इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र इस्तेमाल करना चाहिए। का भेदभावात्मक, अलगावात्मक या साम्यता पर आधारित या समानता पर आधारित। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2009 आई, आरटी आया 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। उसमें कहा कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनके दाखिले हेतु आरक्षण का जो प्रावधान है, उन बच्चों के सफल समावेशन हेतु हम क्या अध्यापक को शिक्षा शास्त्र इस्तेमाल करना चाहिए। तो समानता का पर आधारित हो, क्योंकि उसी के परिप्रेक्ष्य, क्योंकि सभी बच्चों को एक साथ बैठाना है, तो कैसा होना चाहिए दोस्तों, वह समानता पर आधारित होना चाहिए। आपका ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। किस पर होना चाहिए, ऑप्शन संख्या आपका जी एकदम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है इक्वालिटी, जी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, साम्यता पर, समानता पर आधारित होना चाहिए, साम्यता पर। तो आप कह सकते हैं आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, आगे बात करते हैं दोस्तों 19 नंबर के लिए। करा एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए, केवल शाब्दिक रूप में, केवल दृश्य रूप में, केवल मौखिक रूप में, कब बहुल रूप में। तो दोस्तों हम जब समावेशी क्लासरूम की बात करें, सूचना को, इन्फॉर्मेशन को बहुल रूप से करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, बहुल रूप से, कई तरीके से करना चाहिए, और जिससे बच्चा स्पष्ट रूप से समझ जाए। क्योंकि आप सिर्फ मौखिक भी नहीं कर सकते, सिर्फ बात करें तो सिर्फ आप मौखिक नहीं, सिर्फ आप दृश्य भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप शाब्दिक भी नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका बहुल, कई तरीके से, जैसा आपको अच्छा लगे। तो ऑप्शन संख्या आपका क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। 20 नंबर पर अगर हम बात करते हैं शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। कर शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार बच्चों की जो शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया। कर केवल व्यावसायिक शिक्षा, केवल समावेशी शिक्षा, अलगाववादी शिक्षा या अलगावी शिक्षा, या कर सम्मिलित एकीकरण शिक्षा की बात करता नहीं है, वह समावेशी शिक्षा की बात होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेगा। राइट ऑप्शन होगा बी। शिक्षा का जो समकालीन नीतियां हैं उसके अनुसार का बात करें, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया है, वह समावेशी शिक्षा की बात की है। चाहे कोई सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो, सभी बच्चों को एक साथ बैठाना है। उसमें अगर बात करें तो बच्चा दिव्यांग है तब भी वह समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही पढ़ेगा। और इसीलिए दोस्तों आपका ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपका 20 का राइट आंसर बनेगा। 20 का क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका 20 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 21 नंबर की अगर हम चर्चा करते हैं, 21 नंबर का अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन इसमें से गलत है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। कौन सा कथन इसमें से गलत हो सकता है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। तो कौन सा अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया, आप सो जानते हैं लर्निंग इज द जो कंटिन्यूअस प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। दोस्तों प्रासंगिक है ना कि अप्रासंगिक है, और अप्रासंगिक की वजह से ही क्या है, गलत है। तो अधिगम में त्रुटियां हो जाती हैं भाई साहब, गलतियां हो जाती हैं। जब आप अधिगम करेंगे तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो जब यही गलत है तो गलत ही हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। सी में करा है अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता है, एकदम सही है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं, तो यह भी बात सही है। लेकिन ऑप्शन संख्या आपका बी सही होगा, क्योंकि इसमें दोस्त कारण त्रुटियां और गलतियां जो हैं अधिगम में नहीं होती हैं। तो जब अधिगम करते हैं, जब आप कुछ सीखते हैं तो जरूर गलतियां होती हैं, और इसीलिए आपका 21 का बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर के लिए साथी करा है बच्चों को बारंबार क्या कर रहा है, बच्चों को बारंबार या बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, वह अधिगम के लिए क्या है, योग्य नहीं है, किस संभावना को बढ़ावा देता है। तो बच्चों को हम बार बार अगर बोलें कि अधिगम के लिए योग्य नहीं है तो उसको किसको बढ़ावा देगा। अगर बच्चे अधिगम के प्रति
उत्प्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा, या अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, या बच्चा अधिगम के प्रति अप्रेरित हो जाएगा, या बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब बार बार कहोगे अधिगम के लायक आप योग्य नहीं हो, तो आप तो जानते हैं कि निगेटिविटी वाला प्रभाव पड़ेगा। निगेटिविटी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एकदम पड़ेगा शांति, एकदम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई? एकदम आप जब बच्चे को निगेटिविटी वाला प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एकदम साथी, बहुत अच्छा प्रश्न है। निगेटिविटी वाला पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। करा कि देखिए, जब बार बार आप कहोगे कि आप पढ़ने योग्य नहीं हो या समझने योग्य आप नहीं हो, तो सीधा सा मतलब बच्चे के अधिगम के प्रति वह निष्प्रेरित करेगा, बच्चों को जो एक तरीके से निरुत्साहित करने का प्रयास करेगा, हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन संख्या बी बनेगा, ए बनेगा। तो कहीं ना कहीं तेजी तो नहीं लाएगा भाई, अधिगम की गति में तेजी। अगर अधिगम की गति में तेजी लाता तो लोग ऐसे ही करने की प्रक्रिया करते भाई, क्यों मोटिवेट करते? करा बच्चा अधिगम के प्रति अप्रेरित हो जाते हैं। जब बार बार कहोगे आप उस लायक नहीं हो तो अप्रेरित होगा? कुछ नहीं। तो ऐसा आपका जो बनेगा ऑप्शन संख्या ए बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर की बात करें, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देना, समस्याओं के मानक प्रारूपों को प्रस्तुत करना, समाधान के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, या यंत्रवत याद कर। दोस्तों इसमें से प्रश्न संख्या 23 नंबर की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपका जो राइट आंसर क्या हो सकता है? उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर बल देना। भाई साहब, हम परंपरागत इस्तेमाल को बल देंगे तो क्या समस्या समाधान अच्छा समस्या समाधान करता बन पाएंगे? कभी नहीं हो सकता भाई। हम एक जो आप पैटर्न यूज करें वही पैटर्न हम यूज करेंगे तो कहीं आपसे कभी आगे हम निकलेंगे? कभी नहीं होंगे। आप जो चीजें इस्तेमाल कर रहे होंगे उसके इतर अगर हम करेंगे कुछ और यूनिक कई नई तरीके से करेंगे तभी तो आगे निकल पाएंगे। तो दोस्त आपका या आपका गलत होगा। करा कि समस्या के मानक प्रारूप, तो मानक प्रारूप अपने आप से गलत है। करा प्रस्तुत करके वैकल्पिक तरीकों को मानकर क्या करें? समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। आप सोचिए कि अगर यह समस्या है, समाधान कई हो सकते हैं, समाधान को आप वैकल्पिक तरीके से लीजिए। अगर या नहीं तो वाह नहीं तो वाह, तो एक तरीके से आपका ऑप्शन संख्या सी बनेगा। और यंत्रवत याद करना तो अपने आप से क्या है? गलत तो है ही। तो राइट आंसर दोस्त आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 23 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर हम बात करते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या 24 नंबर के लिए। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापक हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा प्राथमिक क्लासरूम की बात कर रहा है, कौन सा उपयुक्त सबसे ज्यादा होगा? संकेत चित्र और संकेत चित्र मूर्त सामग्री, चित्र संकेत मूर्त सामग्री, या संकेत मूर्त, या फिर आपका मूर्त सामग्री चित्र, या अमूर्त सामग्री चित्र फिर संकेत। तो दोस्तों पहले आप संकेत दिखाना शुरू कर देंगे, फिर आप चित्र लाएंगे, फिर मूर्त सामग्री। तो उल्टा कर रहे हैं दोस्तों। तो पहले तो आपको मूर्त सामग्री दिखाना है, फिर आपको चित्र दिखाना है, फिर जाके संकेत करना है कि भाई ऐसा हो सकता है। तो राइट आंसर संकेत पहले कैसे करेंगे? पहले संकेत करेंगे तो प्राथमिक बच्चे के लिए नहीं होगा दोस्त। चित्र पहले दिखा देंगे, इसके बाद संकेत करेंगे, फिर मूर्त सामग्री लाएंगे। भाई पहले तो मूर्त सामग्री लाएंगे, गलत होगा। और यहाँ भी वैसा प्रक्रिया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा ऑप्शन संख्या डी कैसे होगा? करेक्ट कि किसी वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा सर्वाधिक अच्छा तरीका होगा प्राथमिक लेवल का। तो सब प्राथमिक लेवल का बच्चा है तो पहले हम मूर्त सामग्री लाएंगे, उसके सामने दिखाएंगे अच्छा ऐसी ऐसी चीजें हैं, फिर हम चित्र को दिखाएंगे, मूर्त सामग्री के खिलाफ फिर चित्र दिखाएंगे। पहले तो हम जैसे पेड़ के बारे में बताना, आम के पेड़ के बारे में बताना है तो पहले तो हम आम का पौधा लेके दिखाएंगे छोटा सा, उसके बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद चित्र दिखाएंगे, आम का पेड़ दिखाएंगे। फिर इसके बाद इशारे में बता देंगे आम ऐसा होता होगा, तभी तो बच्चा समझ पाएगा। तो 24 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या डी बन पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त, प्रश्न संख्या 25 की हम बात करेंगे। प्रश्न संख्या 25 की हम चर्चा करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। कर बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है बच्चे के अधिगम पर, और सही है भाई, बच्चे के लर्निंग पर जो क्लासरूम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति जो प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम बोला जाता है वह अधिगम जो समझने पर जोर देते हैं। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए? प्रदर्शन उन्मुखी, स्पर्धात्मक और व्यक्तिपरक, अध्यापक प्रधान, या सकारात्मक और सहयोगात्मक। तो आप जानते हैं दोस्तों,
तो क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव, क्या होना चाहिए, ऑपरेटिव होना चाहिए। तो आप तरीके से मान सकते हैं सकारात्मक और सहयोगात्मक होना चाहिए। जब आप अधिगम को बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चे के अधिगम पर कक्षा का वातावरण का काफ़ी प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का क्लास में ज़्यादा प्रभाव है कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप जब कर रहे हो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वातावरण को किस प्रकार का होना चाहिए, वह सकारात्मक और सहयोगात्मक होगा तो बेटर होगा। प्रदर्शन, अगर बात करें दिखावटी प्रदर्शन होगा तो भी अच्छा नहीं होगा भाई, स्पर्धात्मक हो नहीं सकता, कंपटीशन वाला माहौल बनाएंगे नहीं, अध्यापक प्रधान बनाए नहीं, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। राइट ऑप्शन होगा आपका सकारात्मक होना चाहिए और सहयोगात्मक होना चाहिए। अगर इस प्रकार से करेंगे तो 25 का आपका राइट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि इस प्रकार से बच्चा बेहतर सीखेगा और राइट आंसर आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त, 26 नंबर के लिए, करा अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम के संदर्भ में कौन सा एकदम पूरी तरीके से राइट होगा, कौन सा इसमें से पूरी तरीके से राइट होगा। करा परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। क्या भाई साहब, क्या आपका अधिगम के संदर्भ में अगर कहें तो अधिगम के लिए सिर्फ हम चरम लक्ष्य मानते हैं परीक्षाओं को? भाई साहब नहीं, ऐसा तो नहीं मानते। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दी है कि भाई साहब अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, और बात हो सकता है कि सामाजिक प्रक्रिया भी हो सकता है। कहा कि इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं होती, एकदम होती है। गलत लिखा गया, बी भी गलत है और ए भी गलत है। कहा भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भाव का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्त। क्या कर रहा है, भाव का बहुत ज्यादा। क्यों? किस भाव से आप बता रहे हो, अधिगम को समझा रहे हो, किस मोशन में, किस तरीके से, तो आपका उसका बहुत प्रभाव है। कर अधिगम एक जटिल प्रक्रिया सही है, जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता क्या होती है, जरूरी होती है। सक्रियता से आपको लगना पड़ता है लर्नर को, और कहीं ना कहीं एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। अगर जटिल प्रक्रिया नहीं होता तो अधिगम तो सब कर ले जाते हैं, कब सब पढ़ाई लिखाई कर ले जाते, कब सब सीखते। अगर यह जटिल नहीं होता, सरल होता, तो क्यों लोग भागते हैं? क्योंकि यह जटिल प्रक्रिया है तभी। तो आपका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। और हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों, 27 नंबर की चर्चा करेंगे। 27 नंबर के लिए का अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में किसका महत्व पर जोर देता है। करा पारस्परिक क्रियाओं पर, करा पुरस्कार और दंड पर, आनुवंशिकता पर, करा अनम्य अटल और शिक्षा शास्त्रीय उपागम पर। तो दोस्तों क्या आपका करा इनफ्लेक्सिबल करा है, इनफ्लेक्सिबल की बात करा है, अनम्य की बात करा। तो आप जानते हैं दोस्तों अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम पारस्परिक क्रियाओं को मानता है। किसको? पारस्परिक क्रियाओं को, इंटरेक्शंस को मानता है कि आप क्या करें, एक तरीके से अंतःक्रिया कीजिए, अंतःक्रिया करके ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, इस पर जोर देता है। और राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन बनेगा। दंड और पुरस्कार और दंड की बात जब आप करते हैं तो दोस्त ये व्यवहारवादी मानते हैं, संरचनात्मक विचार वाले नहीं मानते हैं। कर अनुवांशिकता है, इसमें अपने आप से अलग हो जाएगा, अनुवांशिकता कोई योगदान, और अनुवांशिकता के साथ वातावरण होता तो बात बन जाता। कर अनम और अटल शिक्षा शास्त्री, तो आपका कहीं इनफ्लेक्सिबल नहीं, फ्लेक्सिबल होता तो कुछ ना कुछ सही हो जाता। तो दोस्तों 27 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर की अगर हम बात करेंगे, 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है और ध्यानपूर्वक आप देखने का प्रयास करेंगे साथी। कर निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अल्फेड़ा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। कर आत्म परितोष को बोलते हैं हम सभी, एक तरीके से कह सकते हैं आप सभी इंटरनल मोटिवेशन बोल सकते हैं। करा कि बायोफेड़ा आत्म परितोष की बात करते हैं, जब आपको एक आत्म परितोष को आप कह सकते हैं कि जब आप खुद जो है आपको संतुष्टि प्राप्त हो। तो जब आपको संतुष्टि प्राप्त होगी तब जब आप बाह्य रूप से प्रेरित होंगे, भाई एकदम नहीं। जब आत्मसंतुष्टि तब होगी जब आप आंतरिक रूप से होंगे, या तो बात गलत है। करा जिज्ञासा क्या आंतरिक अपेड़ा है, एकदम सही। क्यूरियोसिटी जो है आंतरिक पेड़ा है। करा नगद पुरस्कार क्या आंतरिक है, तो नगद पुरस्कार क्या है आपका बाह्य पेड़ा का रोल में आएगा। किसका? बाह्य का रोल, ना कि आंतरिक का। तो यहाँ तो बाह्य बनना चाहिए था, इसीलिए दोस्त आपका सी भी क्या होगा, गलत होगा। कर रुचि क्या है, रुचि आपका आंतरिक बनना चाहिए, लिखा गया बाह्य लिखा गया है, आंतरिक यहाँ बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? आंतरिक बनना चाहिए था, आंतरिक अपेड़ा, लेकिन यहाँ पर लिखा बाह्य, और इसीलिए दोस्त आपका यह भी गलत है। राइट ऑप्शन आपका 28 का बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट होगा। 28 का बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बन जाएगा। 28 का पूरी तरीके से जो बनेगा राइट आंसर वह बनेगा दोस्त आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 29 नंबर पर हम चर्चा करेंगे। कल विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध करने हेतु अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अध्यापिका को क्या करना चाहिए ऐसा आपसे पूछ रहा है। करा कि छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
केवल यंत्रवत लिखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या चीजें बनने वाली हैं। कह कि संकल्पनों की वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो आप तो जानते हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आगे हम चलते हैं। अभी जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करके अवसर प्रदान करना चाहिए। कल अध्यापक के व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। तो दोस्तों व्याख्यान विधि पर सीमित नहीं रहना है, व्याख्यान विधि पर उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देना है कि व्याख्यात्मक सिर्फ आप बोलते रहिए और व्याख्यात्मक रूप से नहीं। आपका क्या वाद विवाद को महत्व देना चाहिए था, व्याख्यात्मक रूप से नहीं। छोटी क्लासों में व्याख्यात्मक रूप से गलत होगा। जो प्रस्तुत किया गया और जो पहले से ज्ञात है, जो पहले जब प्रस्तुत किया गया है इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नई जानकारी है, जो नया ज्ञान है, और करेक्ट जो पहले से ज्ञात है, जो पुरानी जानकारी है या पुरानी आप कह सकते हैं जानकारी है, या पुरानी जो आपका एक तरीके से पूर्व ज्ञान है उससे रिलेट करना चाहिए। तो जो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से क्या करना है, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से रिलेट करेंगे तो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। वही करा है जो प्रस्तुत किया गया है, जो नई जानकारी है पुरानी जानकारी से जोड़ देना है और संबंध स्थापित करने का अवसर देना है। और यही आपका क्या बनेगा, यही आपको सुसाध्य करेगा। राइट ऑप्शन आपका सी बनेगा। और बी में कह रहा है कि वार्तालाप, और जो करा वार्तालाप में उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। भाई साहब सम्मिलित करना चाहिए, मैंने कई बार आपको बताया है। यंत्रवत आपका केवल यंत्रवत जो है अपने आप से गलत करा कि यंत्रवत याद करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अपने आप से तो निगेटिव बनेगा दोस्त आपका क्या, इसमें से सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। आज का अंतिम प्रश्न ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? क्या अवहेलना आपको, या सामाजिक संदर्भ, संवेग, या शिक्षा शास्त्रीय उपागम? फर्स्ट में लिखा है, ए ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। बी में लिखा है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सी में लिखा सेकंड, थर्ड, और डी में लिखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अच्छा प्रश्न है, बहुत फास्ट तरीके से आप क्वेश्चन को आंसर बता सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बात है नहीं। अधिगम को कौन सा प्रभावित, देखिए अधिगम को जब आप बात करते हैं, अधिगम आप जब पढ़ते हैं तो अधिगम को दो तरीके से प्रभावित, एक बोल सकते हैं निजी कारक होता है, एक बाह्य कारक होता है प्रभावित करने वाले। तो आपका अवहेलना आपको एक तरीके से कहते, या क्या होता है आपका जो बच्चे के अधिगम है उसको प्रभावित करता है। भाई जब आप आंतरिक रूप से मोटिवेट रहेंगे तो बेहतर करेंगे, और बाह्य रूप से करेंगे उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अवहेलना यह योगदान देता अधिगम में। और सामाजिक संपर्क का मतलब क्या कर रहा है, सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है, कहीं ना कहीं जो सोशल रूप से आप इंटरेक्शन कर रहे हो, अंतःक्रिया कर रहे हो, वह भी क्या जरूरी है, क्योंकि जब अंतःक्रिया करके सीखते हो तो मजबूत और गहरा ज्ञान होता है। संवेग, बहुत ज़्यादा संवेग भी क्या होता है आपके अधिगम पर प्रभाव डालता है। जब आप सहजता के साथ सीखना चाहोगे तो बेहतर सीख पाओगे। जब आपको अहम की भावना रहेगी, अरे हो जाएगा यार, तो फिर आपका एक तरीके से लगेगा कि जो वो आपको प्रभावित करेगा और दिक्कत होगा सीखने में। शिक्षा शास्त्रीय उपागम, जो टीचर का पेडागोजिकल जो एक तरीके से अप्रोच है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि टीचर आपको किस प्रकार से समझा रहा है, कैसे आपको बताने की शैली का इस्तेमाल कर रहा है, कि आपके लेवल के, आपके समझ के आधारित है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन संख्या आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्त आप सभी के सामने यह 30 प्रश्नों की क्या थी, श्रृंखला थी। अब 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आपको समझ में आया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं। और आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जितना बेहतर आपको पढ़ पाएं उतना बेहतर आप दोस्त पढ़ें। देखिए मॉडल पेपर दिया जा रहा है, मॉडल पेपर से बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो रही होगी, बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको सीख पा रहे होंगे। अगली क्लास में किसी नेक्स्ट मॉडल पेपर पे आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्त, जैसा भी आप सभी को लगा हो, जैसा भी आप फील किए हों, उसके लिए आप सभी एक बार कमेंट में जा करके कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, सर जी हमें क्लास ऐसी लगी। आप सभी अपनी राय दे सकते हैं। और सभी दोस्तों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू क्लास।